स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। 4 मेन टाइप्स के किए थे। आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो वहाँ पे भी हमने बॉन्डिंग की थी कि जैसे आयोनिक है तो आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग करेंगे कि कितनी तरह की बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। तो द बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है वो 3 मेन टाइप्स की है। आयोनिक बॉन्डिंग, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग एंड मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जो आयोनिक कोवलेंट बॉन्डिंग है वो आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होती है जिनमें कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। जो वहाँ जब हमने आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किए थे ना, तब भी हमने किया था कि एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो नेचुरली क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड मैग्नीशियम वगैरह जो हैं वो आपके आयोनिक उनमें उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपका मेटल एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। और जो आयनिक बॉन्डिंग होती है इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और जो नेगेटिव, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर द रिंग ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स। जैसे यहाँ पे आपको नीचे एक पिक्चर देखने को मिल रही है, पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड की है ये। ठीक है, तो देखिए पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो C5H5 है ये, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ है नेगेटिव चार्ज, तो ये डीलोकलाइज होगा। जैसे मान लो ये यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा एंड यहाँ ये डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इन सभी कार्बन के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज होता है ना। तो इसकी वजह से जो है इसकी स्टेबिलिटी भी होती है। ठीक है, इस एनायन की स्टेबिलिटी भी इसी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन। तो ये हो गया आयोनिक। इसके एग्जांपल हमने आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कर लिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आता है आपका सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो सेकंड टाइप की बॉन्डिंग कौन सी होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जो ये किस में, कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से में जिनमें मेटल्स होती हैं, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स होते हैं और कार्बन के बीच में। ठीक है, और जो है इसमें हमने इसमें और क्या पढ़ा था, जिंक, कैडमियम और मरकरी के भी किए थे, है ना, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। तो वहाँ पे भी आपने इस टॉपिक को देखना है, दोनों के साथ रिलेट करना है। तो इसमें जो है, और हमें पता है कि जो पोलैरिटी होती है कोवलेंट बॉन्ड की, जैसे मान लो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है ना। एक मान लो मेटल ये है और कार्बन के साथ बॉन्ड है, कोई भी मेटल है, तो इन्होंने शेयरिंग के साथ ये वाला बॉन्ड बनाया हुआ है। जब शेयर कर रहे हैं ये, तो अब ये कितना पोलर है
मतलब कितना मेटल की तरफ को डिस्प्लेस होगा या कितना कार्बन की तरफ को डिस्प्लेस होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये भी आपके कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, मेटल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, पर वो अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल क्यों होते हैं, और इवन कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। जैसे एक आपका टाइटेनियम मिथाइल 4 अगर आप लें तो ये डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पे से पहले ही, ये -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर तो आपका ज़्यादा होता है, 18, 19, 20, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तो 0 डिग्री से भी -20 डिग्री पे जो है डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि ये थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है ना। थर्मोडाइनमिकली मतलब अगर इसको हीट दें तो ये अनस्टेबल है। और ये आपका ये क्यों होता है अनस्टेबल, बिकॉज जो जैसे मान लो टाइटेनियम है, टाइटेनियम के इसने बाहर वाले ऑर्बिटल तो यूज़ कर लिए मिथाइल ने, है ना, क्योंकि इसने ये 4 ही बॉन्ड बनाए ना, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल जो हैं एम्प्टी रह जाते हैं, डी ऑर्बिटल जो हैं खाली रह जाते हैं, जो कि लोअर एनर्जी के होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ हाईली अनस्टेबल। तो डी ऑर्बिटल खाली रह गए हैं उसके पास, है ना। तो और बाकी इसने 4 ही बॉन्ड बनाए सिर्फ, जबकि ये बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा बना सकता था, है ना। तो इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल के होते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो थर्मोडाइनमिकली तो अनस्टेबल होते ही हैं, वो काइनेटिकली भी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब ये काइनेटिकली अनस्टेबल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्मोडाइनमिकली तो हीट से रिलेटेड हो गया कि हीट देंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। काइनेटिकली अनस्टेबल जो है वो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड है, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का काम होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है उससे रिलेटेड है ये काइनेटिक स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ की, है ना। तो ये हम आगे करेंगे, इसको इसी लेक्चर में करेंगे। देन नेक्स्ट टाइप के जो बॉन्डिंग है दैट इज़ मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग। तो मेटल और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग, एक से ज़्यादा बॉन्ड, है ना, 2 या 3 बॉन्ड जब बन जाते हैं तो वो आपके कौन से हो सकते हैं, जिसमें कि लिगेंट जो है, लिगेंट आपका कार्बिन हो, या तो कार्बिन हो या कार्बाइन हो, ठीक है, या आपके एल्कीन भी, इवन एल्कीन, CO, एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस, ये भी आपके जो हैं वो मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिनमें भी मतलब खुद में भी इनमें डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, और दूसरे के साथ भी, ये मेटल के साथ भी जो है वो, जैसे एल्कीन अगर आ गया तो मेटल के साथ कैसे बनाएगा, ऐसे किया था ना हमने जीजेस सॉल्ट में CH2 एंड CH2, तो इसने जो है वो बनाया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है एक, ठीक है, लेकिन ये आपका ये भी आपका मल्टीपल बॉन्डिंग में कंसीडर किया जा सकता है। वैसे तो ज़्यादातर कार्बिन और कार्बाइन वाले ही इसमें कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो कार्बिन, कार्बाइन, है ना। कार्बिन क्या होता है बच्चे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और 2 उसके साथ ग्रुप लगे होते हैं R2। तो जैसे आपका जो है वो CH2 भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट हो सकते हैं। तो इसमें, और कार्बाइन में आपका CR है और 3 बॉन्ड हैं, यानी कि 3 जो इलेक्ट्रॉन है कार्बाइन में वो आपके डोनेट हो सकते हैं। तो इसमें या तो डबल बॉन्डिंग होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनता है विद द मेटल, ठीक है। और जो फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे, है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही है ना, लेकिन साथ में उसको क्या भी बोलेंगे, कार्बिन
कॉम्प्लेक्स, तो वो आपका था टंगस्टन का, W का, जिसमें कि 5 CO ग्रुप लगे हुए थे कार्बन मोनोऑक्साइड के, जैसे ये है 5, 1 2 3 4 5, और ये मेटल कौन सी थी बच्चे, टंगस्टन, W, ठीक है, ये W थी। अब ये मेटल तो इनमें से कोई भी हो सकती है, क्रोमियम भी हो सकती है, W भी हो सकती है, और इसके साथ और ये वाला ग्रुप लगा हुआ है बच्चे, ये वाला लिगेंड है। ये लिगेंड क्या है, कार्बीन। देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है, अब कार्बन के साथ ये ऐसे है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ एक ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये एक R है, और दूसरा चीज़ क्या लगी हुई है, ये O मिथाइल, O मिथाइल, O के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये देखिए, है ना, तो कार्बिन ने 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया है मेटल के साथ, ठीक है, और यहाँ पे ये जो R है, दिस इज़ ये कोई भी हो सकता है आपका, मिथाइल भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, और जो X है, X कैन बी O मिथाइल और N मिथाइल 2, ठीक है, अगर O मिथाइल है X, है ना, तो और यहाँ पे W है ये, तो ये फर्स्ट कार्बीन कॉम्प्लेक्स था जो कि सिंथेसाइज किया गया था इन 1964 बाय E.O. फिशर, बाय E.O. फिशर ने इसको सिंथेसाइज किया था। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये है इसकी स्ट्रक्चर, सिर्फ यहाँ पे W होगा और X की जगह क्या होगा, X की जगह आपका आ जाएगा यहाँ पे O मिथाइल, O मिथाइल, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट कार्बीन कॉम्प्लेक्स था 1964 में जिसको सिंथेसाइज किया था। देन जो है मेटल कार्बन जो बॉन्ड है इन कार्बीन, इनकी जो वो उनकी जो लेंथ होती है बच्चे, वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की होती है, मतलब ना तो सिंगल बॉन्ड की तरह होती है, सिंगल बॉन्ड से ये छोटे होते हैं, स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड, स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड, एंड लार्जर देन डबल बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच की होती है इनकी लेंथ, जो कार्बिन के मेटल कार्बन बॉन्ड होते हैं ना कार्बिन में वो। और कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट उनके साथ जो लगा हुआ है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या मतलब हुआ, मतलब कार्बिन तो क्या होता है आपका C, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R ले लो या X ले लो, मान लो एक को, है ना। कार्बिन में तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर, 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है, फिर वो सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन भी होती है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मेन है इसमें। तो इसमें जो R लगा हुआ है वो तो आपका चलो कोई भी हो सकता है, R मिथाइल भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, लेकिन जो X है, X के ऊपर अगर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बिन में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसमें कि कार्बिन में अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कार्बिन है, कार्बिन में कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, जैसे O मिथाइल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, कार्बिन का कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। वो क्यों होता होगा बच्चे स्टूडेंट्स, वो इसलिए होता होगा क्योंकि यहाँ से फिर रेजोनेंस हो जाती है ना, रेजोनेंस के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट इज ये आई होप आपको मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग का आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे आप देखिए, अब ये वाला डायग्राम है यहाँ पे, तो इसमें जो है कार्बिन आपका ये है मेटल के साथ C का डबल बॉन्ड लगा हुआ है, X है और R है। अब अगर ये यहाँ से जो X है इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, और जो ये डबल बॉन्ड है ये मेटल के ऊपर चला जाए, तो हमारे पास ये बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो X के ऊपर आ जाएगा। या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये अपने लोन पेयर वापस ले ले, ठीक है,
तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें बन सकती हैं। ठीक है, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से इसकी क्या हो जाती है बच्चे, स्टेबिलिटी हो जाती है, ये स्टेबल हो जाते हैं कार्बीन। अगर आपका कार्बीन के साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपका हैलोजन भी हो सकता है, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ CH3 भी हो सकता है, या OH भी हो सकता है रादर। ठीक है, कोई भी इसमें ले सकते हैं आप। देन नेक्स्ट जो है ये भी एक एग्जांपल है इसमें, ये वाला भी आपका मेटल और ट्रिपल बॉन्ड, मेटल और मतलब कार्बाइन। ठीक है, वही मैंने बोला ना, R और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो ये कार्बाइन हो जाएगा। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा विद मेटल, जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, कार्बाइन का स्ट्रक्चर है ये। देन अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, तो फैक्टर्स हैं जैसे काय के लिए, काइनेटिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस हमने क्या बोला अभी पीछे, कि वो काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं, काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। बिकॉज क्यों होते हैं, बिकॉज उनके डी ऑर्बिटल्स जो हैं, जिनकी लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी रह जाते हैं, देयरफॉर दीज आर अनस्टेबल। ये किया ना हमने पिछली स्लाइड में। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और दूसरे पहले तो हमें ये करना है कि काइनेटिक इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, तो इट इज़ ड्यू टू द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द क्लीवेज रिएक्शन। देखो जो बच्चे क्लीवेज रिएक्शन होता है, क्लीवेज होता है ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस फिगर को देखिए आप, अब ये है मेटल और ये है कार्बन, R है तो मान लो कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब जब ये टूटेगा, क्लीवेज जब इसकी होगी, है ना, ये वाला सेकंड देखिए आप, मेटल और R का बॉन्ड जब टूटेगा तो कौन कौन से इंटरमीडिएट बनेंगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। M के ऊपर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, R के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लीवेज हो गई। तो इस क्लीवेज में अब रिएक्शन तो ये है, जब कोई रिएक्शन होता है तो बच्चे आपने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़े हैं, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है और ये एनर्जी है, एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है इस तरफ को। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट बनने हैं, है ना, किसी भी, अब ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है वो बाद की बात है। तो जब भी रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट जो हैं पहले हायर एनर्जी पे जाएंगे और एक स्टेज आएगी जहाँ पे एक्टिवेशन या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उसके बाद प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये जो ये वाली एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर बच्चे ये पहाड़ी है मान लो एक, ठीक है, अब अगर यहाँ से रिएक्टेंट जा रहा है और यहाँ तक पहुँच गया, तो अगर ये पहाड़ी छोटी होगी तो जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा ना। ठीक है, मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होगी तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट जल्दी बन जाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट जल्दी बन जाएंगे। मीन्स जो ये मेटल कार्बन या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये क्या हुआ, अनस्टेबल, क्योंकि ये जल्दी बन गए ना, है ना, टूट गया जल्दी बॉन्ड, तो ये वाला क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ। तो यहाँ पे जो काइनेटिक इंस्टेबिलिटी होती है वो ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी होती है ऑफ द क्लीवेज रिएक्शन, एंड अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो दिस कंपाउंड विल बी अनस्टेबल, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है देन द कंपाउंड विल बी स्टेबल। ठीक है, तो क्लीवेज हुई, ये बने पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब क्या होगा कि देखिए अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 3 मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू क्लीवेज। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है,
एक्टिवेशन एनर्जी क्लीवेज रिएक्शन की कम है और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हैं वो या रिएक्टिव स्पीशीज़ जो हैं वो बन जाती हैं जल्दी से। तो उसकी वजह से दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर द instability of the transition metal complexes। ठीक है, अब जो क्लीवेज रिएक्शन होता है बच्चे, जब बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, क्लीवेज रिएक्शन वुड बी हाईली एक्सोथर्मिक और थर्मोडाइनमिकली फेवर भी होते हैं कई बार, है ना। चलो ये वाला पॉइंट तो कोई बात नहीं अगर नहीं भी करेंगे इसमें, पर मेन है कि हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टिव स्पीशीज़। पहले तो रिएक्टिव स्पीशीज़ बन जाएंगी तो आपका अनस्टेबल होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। और दूसरा फैक्टर है कि जो क्लीवेज के बाद प्रोडक्ट आए, क्लीवेज प्रोडक्ट्स ये हुए ना, या M फ्री रेडिकल हुआ या R फ्री रेडिकल हुआ, है ना, दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ। मतलब इनने क्या किया, जो आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बने, इन्होंने या तो अपने साथ ही बॉन्ड बना लिया, जैसे R और R ने बना लिया, 2 R कंबाइन कर लगे और इन्होंने R और R का प्रोडक्ट बना दिया, रादर देन के MR बनाता वो, या M का कोई डेरिवेटिव बन गया, M के साथ किसी और ने बना दिया। और हीट इवॉल्व होती है इस क्लीवेज रिएक्शन में, तभी बोला ना इसको यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस क्लीवेज रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब क्लीवेज प्रोडक्ट जो हैं वो आपस में ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, क्लीवेज प्रोडक्ट्स ने ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया, रादर देन ये M और R का बॉन्ड बनता वो तो टूट गया और उसके बाद उन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना दिए। तो ये भी फैक्टर है उसकी इंस्टेबिलिटी का या अनस्टेबिलिटी का। देन नेक्स्ट फैक्टर जो है वो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र फ्रॉम एल्काइल टू मेटल है। ये आपकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो जाता है एल्काइल ग्रुप से मेटल पे। कैसे हुआ, जैसे आपका ये मेटल और कार्बन का बॉन्ड था, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये एक, लेकिन अगर इसकी बीटा, ये इसकी अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अगर बीटा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन अगर है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ पे उसकी एलिमिनेशन हो जाती है, ये निकल जाएगा और निकलने के बाद ये एल्कीन बना देगा। इसका रिएक्शन मैकेनिज़्म जो है वो इस तरह से है बच्चे कि ये देखिए, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, जब ये निकला तो इसने यहाँ पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और मेटल के साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ को डिस्प्लेस हुए और यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, मतलब एल्कीन बन गया और मेटल हाइड्राइड बन गया, है ना। ओलिफिन्स भी बोलते हैं एल्कीन्स को, तो मेटल हाइड्राइड्स बन जाएंगे और ओलिफिन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो इसमें ये वाला अनस्टेबल हो गया, अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना, अनस्टेबल, उसने ये बना दिया। अब रादर देन वो रहता, स्टेबिलिटी होती उसकी, तो उसने क्या, टूट के ये चीज़ें बना दी, मेटल हाइड्राइड बना दिया और ओलिफिन बना दिया। तो ये जो है ये थे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से आपका ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ये काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। अब अगर हमने स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, फैक्टर्स टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल एल्काइल कंपाउंड्स, है ना। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपके पास जैसे मैंने पीछे बताया कि बीटा हाइड्रोजन अगर है तो बीटा हाइड्रोजन अगर होगी तो वो मेटल हाइड्राइड बना देगी और ओलिफिन बना देगी। तो अगर बीटा हाइड्रोजन होगी ही नहीं तो अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। तो ये जो कंपाउंड होगा आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा, फिर स्टेबल होगा। तो हमने यहाँ पे इस स्लाइड पे फैक्टर्स बताने हैं जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो पहला फैक्टर है कि अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन,
जैसे आपने यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर देती हूँ, बाकी सेम ही है ये वाले एग्जाम्पल्स। तो मेटल नियोपेंटाइल्स है ये। तो नियोपेंटाइल में पेंटाइल है तो 5 कार्बन होंगे, लेकिन नियो के उसमें है, ये नियो फॉर्म में है, मतलब CH2 C और C के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अब ये जो C और ये CH2 है, ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये N टाइम्स हैं, मतलब ये 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, है ना। तो मेटल नियोपेंटाइल है ये। अब इसमें अगर आप देखें तो ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, दिस कार्बन इज बीटा कार्बन। अब क्या इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है? नहीं है। इस कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप। हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो यहाँ पे हमने बीटा हाइड्रोजन ही नहीं रखे एलिमिनेशन के लिए, तो उसकी वजह से इस मेटल और एल्काइल कॉम्प्लेक्स की जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है। और दूसरे चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने बोला ना कि उन्होंने d ऑर्बिटल खाली रह गए, तो खाली नहीं रखो, आप उनमें जो है लिगेंड और लगा दो और उनके वो लिगेंड्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे उनमें ऑर्बिटल्स में। तो जैसे मान लो आपका जो ये टाइटेनियम मिथाइल 4 था, मैंने बोला अभी पीछे कि वो डिकम्पोज हो जाता है बिलो -20 डिग्री सेल्सियस। पर अगर हम 2 बाईपिरिडिन ग्रुप लगा दें इसके साथ जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स बना दें, टाइटेनियम मिथाइल 4 और बाईपिरिडिन, ठीक है, बाईपिरिडिन का एक भी ग्रुप लगा दिया, अगर हमने बाईपिरिडिन जो है वो लगा दिए जाएं, तो इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये कितने डिग्री सेल्सियस तक बचा रहेगा, डिकम्पोज नहीं होगा, 60 डिग्री सेल्सियस तक डिकम्पोज नहीं होगा। तो आपने क्या किया, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा दिया। बाईपिरिडिन में कितने डोनेट करता है पिरिडिन जो है वो एक करता है ना, एक लोन पेयर डोनेट करेगा इसकी नाइट्रोजन की, तो बाईपिरिडिन में 2 करेगा नेचुरली, बाईपिरिडिन में 2, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कितने पे बढ़ा दिया, 6 पे बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। देन लास्ट जो है वो है कि किलेशन कर दें, है ना, किलेशन मतलब केज बना दें जो कॉम्प्लेक्स है। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे जो CP है, CP2 जो है वो लिगेंड है, C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये जर्कोनियम और जर्कोनियम के साथ साइक्लोपेंटाडाइनाइल के 2 लगे हैं और क्लोराइड के 2 लगे हुए हैं, और हमारा ये है कॉम्प्लेक्स जिसकी आपने स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो अभी तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे लिथियम लगा है, ये है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिथियम के साथ कार्बन का बॉन्ड है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन ये अनस्टेबल है, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है हमने। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर दीजिए आप कि इसके साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए, तो लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा, एक क्लोराइड निकल गया और ये लिथियम निकल गया। अब बॉन्ड किसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे लिथियम की जगह जर्कोनियम लग जाएगा। ठीक है, तो जर्कोनियम अब अगेन मेटल और कार्बन का बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो जर्कोनियम के साथ अब एक Cl रह गया और Cp2 रह गए। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रुप था ये वैसे रह गया, CH2N CH3 टॉइस। अब N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जर्कोनियम के खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। तो आपने क्या किया, आपने लिथियम के पास तो खाली था ही नहीं d ऑर्बिटल्स, तो कहाँ डोनेट करना था, इसने नहीं कर पाना था ना, तो यहाँ पे तो किलेशन हो ही नहीं दिया है, तो उसके लिए हमने इसके साथ ट्रीट करा के इसका किलेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, किलेशन हो गई, यहाँ पे केज लाइक कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये भी वैसा ही एग्जाम्पल है, यहाँ लिथियम की जगह जर्कोनियम के साथ रिप्लेस कर देंगे, और जर्कोनियम के साथ यहाँ पे Cp टॉइस हैं, तो जर्कोनियम के साथ अगेन नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं वो जर्कोनियम के खाली ऑर्बिटल में डोनेट हो सकते हैं।
तो ये हम एक कर सकते हैं मेथड। और लास्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन कर सकते हैं। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि अगर आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डीलोकलाइजेशन से भी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ना। काइनेटिकली ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं जो मेटल एल्काइल कंपाउंड्स हैं। तो ये थे फैक्टर्स जिनके ऊपर आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, या फैक्टर्स जो काइनेटिक अनस्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, और नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स, कौन कौन से मेटल कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू सो मच।